आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ सत्यनारायण प्रधान। नमस्कार। Namaskar. Thank you for calling me. I'm very proud and happy to be here. We are indeed honored to have you here with us today, sir. Thank you so much. आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह परिभाषित करते हैं आप डिजास्टर शब्द को। देखिए, डिज़ास्टर शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। ग्रीक से आया है डिज़ास्टर फॉर दी ओमिनस स्टार। स्टार जो ओमिनस है, आजकल क्लाइमेट चेंज के युग में जो क्लाइमेट चेंज को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो it is a matter of serious concern. It is really ominous star hanging on our fates, on the fate of humanity. Not only India, which is ravaged by all kinds of disasters, but the world itself. And very recently, the Paris summit, which is on climate change, that book has come out, the report has come out, which says that we are on track to increase the temperature by 1.5 degree by 2030 itself. Or maybe before. These are not good news. And a country like India, जो कि हर डिज़ास्टर, हर आपदा का सामना करता है, चाहे आप फ्लड्स ले लें, चाहे साइक्लोन ले लें, लैंडस्लाइड्स ले लें, एवलांचेस ले लें। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर की है। हमारी लैंड बॉर्डर्स और ज़्यादा हैं। हमारे माउंटेन्स हैं, हमारे रिवर्स हैं, और इसको अगर अलग भी कर दें जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हमारे रेलवे लाइंस का जाल कितना बड़ा है। सो मैन मेड एक्सीडेंट्स लाइक रेलवे एक्सीडेंट्स भी हो सकती हैं, केमिकल एक्सीडेंट्स लाइक विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी, ये भी हो सकता है क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइज भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो एक मिश्रण है, द मिक्स ऑफ द पोटेंशियल फॉर डिज़ास्टर्स बहुत हाई है, और इसलिए एनडीआरएफ को लीड करने के अलावा मुझे जो सबसे बड़ी चिंता रहती है कि विल देयर बी इनफ रिसोर्सेज, इनफ एडिक्वेट रिसोर्सेज टू फाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिज़ास्टर। सो इसलिए इन शॉर्ट अगर कहा जाए, डिज़ास्टर्स आर अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया. इट इज़ अ चैलेंज फॉर द वर्ल्ड, बट इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया. एंड इन द क्लाइमेट चेंज द चैलेंज इज मैनीफोल्ड, many times stronger, many times more dangerous. I want to ask you the structure of NDRF, जिसे आप हेड करते हैं. What is the state-wise commitment on disasters? And you come under a body called NDMA. So how is this aligned to the state that you work together and converge? The National Disaster Response Force or the NDRF is the, अगर इसकी परिभाषा कही जाए तो it is the single biggest dedicated disaster response force of the world. दूसरी फोर्सेस हैं, चाइना में भी बहुत बड़ा फोर्स है जो डिज़ास्टर हैंडल करता है, हमसे बड़ा है क्योंकि और बड़ा कंट्री है, लेकिन वो फायर भी हैंडल करता है. फायर सर्विसेज हैं जो कि डिज़ास्टर हैंडल करती हैं, या रशिया में सिविल डिफेंस है जो कि डिज़ास्टर हैंडल करता है. हमारे देश ने कुछ सोच कर ये बनाया है कि डिज़ास्टर आपदा के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स बनाया जाए, तो वो एनडीआरएफ बना है. और वो नेशनल जो होम मिनिस्ट्री है, यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उसके तहत बनाया गया है. और जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री देखती है, जो पॉलिसी एस्पेक्ट है वो एनडीएमए या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, वो देखता है. एनडीएमए इज़ एक्स ऑफिशियो चेयर्ड बाय नन अदर दैन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द चेयरपर्सन. सो इसलिए हमको गाइडेंस एमएचए से मिलता है और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या प्राधिकरण है उससे मिलता है. तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कभी भी कोई डिज़ास्टर होता है तो हमारी जो बटालियंस हैं, जिसके बारे में आपने हिंट दिया कि स्टेट वाइज कमिटमेंट क्या है, तो हमारी 12 बटालियनें ऑलरेडी कार्यरत हैं, ऑपरेशनल हैं, और 4 बटालियन
गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन द नियर फ्यूचर, हो सकता है विद इन द 3-4 मंथ्स हो जाएंगी। वो ऑलरेडी काम पर लगी हुई हैं लेकिन ऑपरेशनल, फुल्ली ऑपरेशनल नहीं कही जाएंगी। तो इस तरह से 16 बटालियन पूरे देश में फैली हुई हैं और उनके जो सब बटालियन फॉर्मेशंस है जिनको रीजनल रिस्पांस सेंटर कहा जाता है, तो आरआरसी जो बनी हुई हैं वो भी हर जगह लगभग प्रेजेंट हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, ऐसा कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां एनडीआरएफ की फुटप्रिंट नहीं है और इससे रिस्पांस टाइम में मदद मिलती है। कोई घटना हो जाती है तो हम लोग जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करते हैं। तो घटनाओं की बात की जाए तो अभी चमोली में जो डिज़ास्टर हुआ हाल में ही फरवरी में, उसके तहत फ्लैश फ्लड्स हुए एंड लाइटनिंग हुई, लैंडस्लाइड्स हुई और कई जाने गई। तो आपका क्या मानना है कि इसमें जो प्रिपरेशन किया जाता है, अगर वार्निंग आती है आईएमडी से या कहीं से भी, उसमें स्टेट्स का कितना हाथ है कि उनको कितना प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है? आर वी प्रिपेयर्ड इनफ? सच्चाई अगर कही जाए तो यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फुल्ली फॉर डिज़ास्टर्स, बिकॉज डिज़ास्टर्स अचानक आती हैं। अगर चमोली डिज़ास्टर को लिया जाए, चमोली एक बड़ा फ्रीक डिज़ास्टर था। फ्रीक इसलिए था क्योंकि पहाड़ का एक हिस्सा जो नंदा देवी रेंज में आता था नीचे गिरा और ग्लेशियर पर गिरा, और ग्लेशियर और पहाड़ मिलकर मलबा बना। इतना ज़्यादा तेजी से वो मलबा एक रिवर के कोर्स में चला गया कि वो सामने जो मिला, जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, सभी नेस्त नाबूद हो गए। सो ये एक फ्रीक था। इट इज़ नॉट इवन अ ग्लेशियल डिज़ास्टर, इट इज़ नॉट अ माउंटेन डिज़ास्टर, इट इज़ अ फ्रीक एक्सीडेंट। बट फ्रीक एक्सीडेंट का लिंक फिर भी हम लोग कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि टेम्परेचर्स बदल रहे हैं। तो ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जो हिमालयन इकोसिस्टम है, वो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बट यू कैन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मेरे विचार से केवल भारत सरकार को नहीं, केंद्रीय लेवल पे, बल्कि राज्य के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, क्योंकि डिज़ास्टर हम लोगों को याद रखना चाहिए कि स्टेट का सब्जेक्ट है, मैंडेट स्टेट का है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद करती है, क्योंकि देश के किसी हिस्से में अगर आपदा आती है तो ये देश पर आपदा है। इसी फिलॉसफी के साथ, इस स्पिरिट के साथ एनडीएमए बनाया गया है और एनडीआरएफ बनाया गया। तो हम लोग एज अ फोर्स ऑफ असिस्टेंस जाते हैं। लेकिन टू कम बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन, even if climate change is unpredictable, even if the ecosystems is unpredictable, we must prepare for the unpredictable. उसमें बहुत सारे कदम लेने की ज़रूरत है। जैसे हिमालयन एरिया में अब साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस भारत के अब ग्लेशियल जो लेक्स फॉर्म हो रहे हैं उनका एक इन्वेंट्री बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ग्लेशियल लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ताकि वो कहीं बस्ट करके आगे डाउनस्ट्रीम कुछ डैमेज ना करे। इसी तरह से लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ हो रहा है उसके बारे में सर्वे हो रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक हम लोग सही डायरेक्शन में हैं, बट वी मस्ट नॉट फ्लैग आवर एफर्ट्स, वी मस्ट कंटिन्यू आवर एफर्ट्स विद ऑल इंटेंसिटी, otherwise we will always be underprepared. There is talk happening, sir, as we speak, of the United Nations also applauding the efforts of the NDRF of India. How soon can that happen, and what is this good news going to be? A tie-up with INSARAG. Well, the interesting aspect is that there is such a thing as INSARAG external classification of disaster response teams across the world, केवल इंडिया के लिए नहीं। तो डिज़ास्टर रिस्पांस टीम को, जैसे कि आईएसओ सर्टिफिकेशन किसी प्रोडक्ट का होता है, स्टैंडर्डाइजेशन कि ये प्रोडक्ट किसी दर्जे का है, किसी स्टैंडर्ड मानक का है, इसी तरह से डिज़ास्टर रिस्पांस टीम्स को भी मानक के अंदर लाया जाता है कि ये एक स्टैंडर्ड का रिस्पांस टीम है। एनडीआरएफ के बारे में यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि ये भी एक मानक टीम है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का टीम है, तो इसको सर्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो इस पर अभी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 2 बार रिव्यू हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी जो प्रिलिमिनरी जो इंटरेक्शन है वो यूनाइटेड नेशन से कर रहे हैं। कोविड के चलते थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एनडीआरएफ की टीम्स को, कुछ टीम्स को इंसराग सर्टिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस का मिलेगा, और जब मिलेगा तो ये एक बहुत प्रेस्टीज की बात होगी, बहुत गर्व की बात होगी भारत के लिए, और एनडीआरएफ के लिए भी गर्व की बात होगी, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी कोई आपदा आती है और अगर उस देश को ऐसा महसूस होता है कि हमें एनडीआरएफ की ज़रूरत है, और या यूनाइटेड नेशंस को, राष्ट्रीय संघ को महसूस होता है कि यूनाइटेड एनडीआरएफ को भेजने की ज़रूरत है,
तो हमें भेजा जा सकता है और हम इंटरनेशनल ड्यूटी में जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, जैसे बायलैटरल ड्यूटी में तो आपने कई बार काम किया, नेपाल गए हैं, जापान गए हैं, नेपाल गए हैं, पहले भी गए हैं। सर, अगर फ्लड्स की बात करें स्पेसिफिकली, आर वी प्रिपेयर्ड इनफ टू हैंडल फ्लड्स ऑफ दिस ऑर्डर, जहाँ पे लोगों के घर बिखर जाते हैं और जान मान का खतरा होता है? हाउ डू यू थिंक पीपल रिस्पॉन्ड टू यू जब उनसे कहा जाता है कि अब आपका ये एरिया खाली करना है या आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, घर बह जाएगा, तो वो किस तरह के ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में? आपने बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट रखा है। साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, जब किसी गरीब व्यक्ति को या गरीब परिवार को कहा जाता है, चाहे एनडीआरएफ के द्वारा कहा जाए, चाहे पुलिस के द्वारा कहा जाए, कि आप अपना घर खाली कर लें, सेफ जगह चले जाएं, क्योंकि फ्लड्स आपको अफेक्ट कर सकता है, जानमाल का खतरा है, तो आप एक गरीब आदमी को अपने पूरे जीवन की कमाई को और पूरे जीवन का जो पाथेय है उसको छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तो ये आसान बात नहीं है। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम एनडीआरएफ के प्रति एक आदर और विश्वास का भाव है, और पूरे देश में लोग पहचानते हैं कि एनडीआरएफ अगर कुछ कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ सोच विचार करके कह रहा है। तो इवैक्यूएशन में एनडीआरएफ को बहुत कम असुविधा आजकल होती है। हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं तो लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत जद्दोजहद की स्थिति होती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ही फ्लड्स कम हो जाएं या साइक्लोन कम हो जाए, तो हम लोग वापस ले आने में भी मदद करते हैं, ताकि उनको ये आश्वस्त हो जाएं वो कि एनडीआरएफ उनके साथ केवल फ्लड से पहले नहीं, फ्लड के दौरान भी है और फ्लड के बाद भी है, रिहैब के लिए। तो हम लोग लगातार पूरे प्रोसेस में हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। और एनडीआरएफ आज एक संसाधन संपन्न एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे पास हज़ारों की संख्या में बोट्स हैं, और हम लोग पूरा इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, हम लोग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, और स्टेट्स को भी हम लोगों ने हिदायत दी है कि अपने बोट्स खरीदें अपने रिसोर्सेज के लिए। तो एक तरह से अगर टीम इंडिया की तरह अगर हम लोग काम करें तो संसाधन की भी कमी नहीं महसूस होगी। बांग्लादेश को अगर देखें तो उनकी कोस्ट लाइन पे भी बहुत सारी इस तरह की लैंड फिल हैं एंड लैंड हाउसेस हैं जिसे डूबने का खतरा है, जानमान का खतरा है, वहाँ पे भी ऐसी आपदाएं बहुत आती हैं। बट देव स्टार्टेड सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग। तो माननीय प्रधानमंत्री की जो स्कीम है हाउसिंग के लिए, इसमें आपकी क्या राय है? इस तरह के हाउसेस बन सकते हैं जो पानी पे तैर सके? बिल्कुल हो सकता है। साइक्लोन में या फ्लड में इवैक्यूएशन करके जान लोगों की बचाना, ये एक मकसद ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो बड़ा मकसद होना चाहिए वो ये कि जान और माल दोनों की सुरक्षा हो। और जान और माल की तभी सुरक्षा होगी जब हम लोग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब ऐसे घर बनाएंगे जो साइक्लोन में भी टूटे नहीं या फ्लड्स में भी ख़राब ना हो। जैसा आपने कहा कि बांग्लादेश जैसे एक गरीब देश में भी उन्होंने अपना शुरू किया है, फ्लड रेजिस्टेंट हाउस बनाया है, फ्लोटिंग हाउसेस बनाए हैं, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो इसमें और पहल करने की ज़रूरत है। और जो सबसे बड़ी पहल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, कोalition ऑफ डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कोalition बनाया है, विभिन्न देशों का कोalition बनाया है, एक समूह बनाया है जो कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर काम कर सके। और ये आज की ज़रूरत है। चाहे आप रोड हो, चाहे टेलीकॉम लाइंस हो, चाहे पावर लाइंस हो, अगर वो डिज़ास्टर रेजिलिएंट होगी तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क जिसके अंदर अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं पूरे विश्व में, उसमें ये कहा गया है कि डिज़ास्टर रेजिलियंस का जो कसौटी है वो है बिल्ड बैक बेटर, कि जैसे ही डिज़ास्टर होता है आप रिकवर करते हैं फास्टर और बेटर। तो रोड टूट गया, रोड को जल्दी बना लिया जाता है, रेस्टोर कर लिया जाता है। टेलीकॉम लाइंस टूट गए, उनको जल्दी रेस्टोर किया जाता है। पावर गड़बड़ हो गया, पावर को जल्दी रेस्टोर किया जाता है। तो बिल्ड बैक बेटर एंड फास्टर, दिस इज़ द क्रीडो एंड मंत्रा। एंड वो तभी हो सकता है जब रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं हम लोग। और उसी की तरफ जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। इंडिया उसको लीड कर रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और भी
कार्रवाई होगी, अमल किया जाएगा। एब्सोल्युटली, भारत अब स्पेस मिशंस भेज रहा है, चांद तारों तक तो हम पहुंच गए हैं, तो ऐसी आपदाओं का भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। यहाँ एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो तीर्थ यात्रा होती हैं या जो प्रोसेशंस होते हैं उसमें भी भगदड़ मचती है, स्टैम्पीड होती है। इस तरह के तीर्थ स्थल बहुत हैं भारत में, बहुत मान्यता है। श्रावण मास में आप बात करें तो उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। जन्माष्टमी जो अब आ रही है तो मथुरा वृंदावन में भीड़ होगी, हजारों की भीड़ होगी। तो इस भीड़ को पहले ही किस तरह सावधान किया जाता है कि वो प्रिकॉशंस लेके चलें? हम लोग इसको कैलेंडर इवेंट्स की संज्ञा देते हैं, और कैलेंडर इवेंट्स जो जिसमें कॉन्ग्रेगेशन ज़्यादा होता है, जैसे कुंभ मेला, तो हम लोगों की तैयारी उसी के अनुकूल होती है। अगर राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि एनडीआरएफ की वहाँ ज़रूरत है कि नहीं। आजकल राज्य सरकारें ऐसी बड़े कॉन्ग्रेगेशन में एनडीआरएफ को अमूमन बुला रही हैं, और हम लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रेगेशन में एक्सीडेंट का खतरा रहता है, स्टैम्पीड का खतरा, जैसे आपने कहा। और लोग जैसे अगर नदी के किनारे है तो डूबने के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं एक उदाहरण दे दूं कि कुंभ मेले में, जो कि महाकुंभ हुआ था कुछ साल पहले ही, तो वहाँ पर एनडीआरएफ न केवल पूरी तादाद में मौजूद था, साथ ही साथ हम लोगों ने एक वाटर एम्बुलेंस रखा था, जो कि नदी के मार्ग से लोगों को मदद करता था। मेडिकल अगर कुछ इमरजेंसी हो सकता है 1 मील तक कोई जगह नहीं है, लोग खचाखच भरे हुए हैं, और उसमें कोई पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए तो वो उस भीड़ के थ्रू तो नहीं जा सकता, उसको नदी का मार्ग ही लेना होगा। ये एम्बुलेंस उस वक्त एक देवदूत की तरह साबित हुआ, इसलिए वहाँ पर एनडीआरएफ को देवदूतों की संज्ञा दी गई। तो ये अपने आप में साबित करता है कि एनडीआरएफ अपने आप को कस्टमाइज़ करता है, अपने रिस्पॉन्स को कस्टमाइज़ करता है, और जिस तरह से जो डिमांड होती है, जिस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार करता है। और ऐसे में अगर हम लोगों की ज़रूरत जब भी ऐसे कॉन्ग्रेगेशन में भीड़ एकत्रित जहाँ होती है वहाँ पर पड़े, तो हम लोग उसी के अनुकूल कार्रवाई करते हैं और तैयारी भी कर जाते हैं। So now you have a lot of women officers also, and they have been very, very forthcoming and doing a wonderful job in the last few situations that India saw in 2021. What is the response of such like officers for the public? How many women do you have in your forces, and do you see this kind of response? देखिए, in our battalions there are supposed to be, each battalion is about 1150 strong, और प्रत्येक बटालियन में 100 से ज़्यादा वुमेन फंक्शनरीज, रेस्क्यूअर्स मैं कहूँगा उनको, वुमेन रेस्क्यूअर्स हैं, लेडी रेस्क्यूअर्स हैं, होने चाहिए। तादाद उतनी सैंक्शन है, लेकिन क्योंकि ये फीडर कार्डर जो हैं सीपीएमएफ्स हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तो वहाँ भी ऑलरेडी उनके रैंक्स में कमी है, तो उसके अनुपात में वो भेजते हैं। तो इसलिए पूरी संख्या तो नहीं है, ऑल द वैकेंसीज आर नॉट फुल फिल्ड, बट वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट 300 to 400 इन आवर रैंक्स। और इन्होंने जो ड्यूटी की है या जो भी ट्रेनिंग की है, वो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो उनके पुरुष साथियों के बराबर या बेहतर उन्होंने ड्यूटी किया, चाहे वो लाइफ सेविंग हो, चाहे वो रोप क्लाइंबिंग हो, चाहे वो हेली स्लिदरिंग हो। अभी हेली स्लिदरिंग का भी उन्होंने ट्रेनिंग लिया, हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग किया और ऊपर गए। चाहे वो कैनाइन ट्रेनिंग हो, चाहे एमएफआर हो, चाहे सीएसएसआर हो, सभी विधाओं में वो पारंगत हो रही हैं और बहुत बेहतर काम को अंजाम दे रही हैं। तो मैं तो उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ एस डीजी एनडीआरएफ की एक संवेदनशीलता को लाकर उन्होंने यहाँ पर सामने रखा है, और एक जो एफिशिएंसी विद सेंसिटिविटी। एनडीआरएफ के बोट्स में फ्लड्स के दौरान आज तक 20 से ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम लोग सेफ्टी हॉस्पिटल में ले गए हैं। उस प्रेग्नेंट लेडी को या उस कोई इंजर्ड बच्ची को जो कि इंजर्ड हो गई है, अगर उसके सामने एक महिला कर्मी होती, लेडी रेस्क्यूअर होती, तो उसको उतना कंफर्टेबल लगता। तो मुझे लगता है कि अब ये आयाम हमारे साथ जुड़ गया है, और एक वी हैव बीन एम्पावर्ड। It is empowering the women, but the women have empowered India. कोविड के चलते
तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट हुई और कोविड विल बी डबल डिजास्टर. हाउ वुड यू टर्म COVID-19 and how did you manage to do floods and Chennai and this and that and so many landslides and disaster management? कोविड के तहत आपने किस तरह के प्रिकॉशंस लिए? एज अ फोर्स हम लोगों ने नहीं देखा था कि डुअल चैलेंज को फेस करना पड़ेगा. एक तरफ कोविड पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने को बचाना पड़ेगा और लोगों को बचाना पड़ेगा जो हो सकता है कोविड इन्फेक्टेड हो. फ्लड एरिया में आप जाएंगे तो कौन सा ऐसा गांव होगा जो पूरी तरह से सैनिटाइज होगा? आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि गरीब आदमी जो है वो उसके पास बराबर मास्क हो, वो सैनिटाइज्ड हो उसके हाथ पैर, अगर बीमार है तो पीपीई किट उसके पास हो. ये तो संभव नहीं है. तो ये सारी जो फील्ड की चैलेंजेस थी उसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी की. मैं आपको बता दूं कि शायद मार्च के 20 मार्च में अगर कोई संस्थान जिसके पास पीपीई किट पहले से मौजूद था तो वो एनडीआरएफ था. फेस शील्ड एवरीथिंग. जी. और हम लोगों ने जब वुहान की फ़्लाइट आने वाली थी दिल्ली, तो हमारे डीआईजी और लोग यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट आए. सीआईएसएफ से भी मुखातिब हुए, उन्होंने उनको ब्रीफ़ किया, इमिग्रेशन स्टाफ को भी ब्रीफ़ किया, कुछ पीपीई किट अपना भी उनको दिया ताकि जो पहला जो चैलेंज था वुहान की फ़्लाइट को हैंडल करना था वो हैंडल हो सके. और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. हम लोगों ने लैंड पोर्ट, सी पोर्ट, एयरपोर्ट्स में लाखों कर्मियों को ट्रेन किया, ओरिएंटेशन किया. और जैसा कि आपने कहा फ्लड में, कोविड के बावजूद फ्लड में, साइक्लोन में काम किया. हाँ, डबल चैलेंज था. मैं तो उसको डबल वैमी बोलता हूँ, डबल जियोपार्डी की संज्ञा देता हूँ. लेकिन डबल जियोपार्डी होने के बावजूद भी अगर ये कसौटी है कि कितने लोग इन्फेक्ट हुए और कितने लोग उसमें शहीद हुए, तो अगर ये कसौटी कही जाए, हालांकि मैं उसको नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये एक द्योतक है कि हम लोग कितने तैयार थे. तो हमारे पूरे फोर्स में वी हैव हैड ओनली वन कैजुअल्टी और वो भी कोमॉर्बिडिटी उनकी थी. वो अपने गांव में वो चल बसे, एक हवलदार साहब थे. उसके अलावा किसी तरह की कोई हानि हमें अभी तक तो नहीं हुई है. और ये तैयारी का तकाजा है. वी वर प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग द डुअल चैलेंज. Sir, if we talk of an Atmanirbhar Bharat and if we talk of India at 75, the Prime Minister has now started the geospatial data that can, survey any building, any place, any flood site, any dam, anywhere, and you get the correct pictures. How would this kind of mapping help the NDRF to progress with more applaud and more acclaim? NDRF is already working on science and technology. We are working with the DST, we are working with CSIR, we are working with entities like Invest India and Startup India. The whole idea is to inculcate technology into NDRF. And we are using geospatial technology in a big way. We are going to incorporate in a big way. And we are working very closely with startups which are in the spirit of Atmanirbhar Bharat. So that we are Atmanirbhar in every respect, because our disaster management equipment, which is 300 odd, is mostly imported as of now. But 10 years from now, I'm sure, I'm very, very hopeful that all our disaster management equipment, including geospatial equipment and technology, will be homemade, homebred and Atmanirbhar. And on that note, I'd like to ask you one last question before we end the conversation today. Tell us about your early life and where you did your schooling and college from, and what prompted you to join the service. I am an IPS officer, Indian Police Service officer, on deputation from Jharkhand cadre. I belong to the original Bihar cadre, now Jharkhand cadre. And I came on deputation, joined the donor ministry as a joint secretary, and subsequently I was posted to the National Disaster Response Force as DG of NDRF. As far as my childhood is concerned, I am born in Patna, Bihar, but although I am Odia and I then shifted to Bhubaneswar, my childhood is spent in Bhubaneswar, Odisha. I am from the Kendriya Vidyalaya, Bhubaneswar, and then I studied in college, some part of college in Bhubaneswar and Hyderabad and Delhi, JNU. So that is my educational background. After that, I joined IPS. I must be very frank, I was looking for a job, but God has been kind. It gave me the Indian Police Service, and after joining the Indian Police Service, I think
I realized that it is one of the best jobs in the world. It suits my temperament, it suits my attitude towards life, and it has given me enormous opportunities and great opportunities to serve the society and people. I think I could not have asked for more, and NDRF is an icing on the cake. It's a blessing. I consider it a blessing to be able to be part of NDRF, of the team NDRF, because you are always serving people in distress, and the rewards are instant. When you are blessed by an old woman, when you are tied Rakhi by a small girl, these are moments of absolute blessing, and NDRF has given me those opportunities, those chances. So I salute the people of India for showing so much goodwill towards NDRF, and I salute the NDRF team for giving me the opportunity to lead it. It is an absolute blessing, as I said. And on that note, I'd like to thank you for joining us today. Thank you. For this very interesting conversation. और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि सभी भारत के रहने वाले और सभी भारत के वासी और जागरूक होंगे और आपदाओं को एक नई नज़र से देखेंगे और उसके लिए और प्रिपेयर्ड भी होंगे. थैंक यू सो मच. मोर पावर टू यू, मोर पावर टू द NDRF. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान, डायरेक्टर जनरल NDRF श्री SN प्रधान. आप देखना ना भूलें अपना फेवरेट प्रोग्राम मेहमान हर रविवार शाम 8:30 बजे. इसी के साथ दीजिए पूरी टीम को इजाज़त. नमस्कार.